हेलो 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 नवोदय। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों से सबसे पहली बात, जब तक आप मतलब पढ़ेंगे पूरा थ्योरी, मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को लगेगा कि ढंग से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बस आप जब तक मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, बस देखते जाओ। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ें, लेकिन छोड़ दोगे लगेगा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वही कहानी खत्म हो जाएगा। आपको बस पढ़ते रहना है मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं मन लग रहा है तो भी जबरदस्ती पढ़ना, लेकिन पढ़ते रहना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देख लियोगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। अगर हम सही से नहीं पढ़ते तो नहीं होता, इसका मतलब सही से पढ़े थे तभी जाके हो पाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर आज का है लाइट, और लाइट का ही पार्ट है ह्यूमन आई ऑफ कलरफुल वर्ड। तो इसी के अंदर वो भी हम चैप्टर पढ़ लेंगे। तो मिला जुला के हमें केवल एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एक्साइट आवर सेंस ऑफ साइट, ठीक है। लाइट सबसे पहले किसका फॉर्म, एनर्जी का, जो एक्साइट करता है, जिसे हमें सेंस होता है, साइट मतलब दिखता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या हो सकता है, ये सब आसान है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट सन है। चलो, नेचर ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, ध्यान से देखो, ऐसा वेव जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। which do not contain any particle and do not require any material of medium for their propagation, propagation मतलब चलने के लिए, ठीक है। और इधर देखो, ध्यान से देखो, देखो थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जो ऑप्टिक्स होता है, जो ऑप्टिक्स होता है वो हमारा दो टाइप्स। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, यहाँ समझेंगे। एक होता है हमारा रे ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक। पहला ऑप्टिक्स में आता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा आता है वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, और रे ऑप्टिक्स हम 10 से ही पढ़ना, लगभग क्लास 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में जो लाइट है, ध्यान से सुनो, जो सन से रे आती है, रे या लाइट, ठीक है, जो सन से रे आती है उसको हम पार्टिकल नेचर, उसको मानते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर का है। किसका नेचर, पार्टिकल नेचर का है। और वेव ऑप्टिक्स में इसी रे को, लाइट को, रे को और लाइट को हम क्या मान के चलते हैं कि वेव नेचर है। क्या है, वेव नेचर, समझ में आया? क्या है, वेव नेचर। और इन दोनों का प्रूफ भी है, ये सब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। वेव नेचर का मतलब कि लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, और पार्टिकल नेचर का मतलब कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, समझ आया? जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो इसका स्पीड होता है बी इक्वल टू, ये बी है, ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है बी, और इसी की तरह एक बनता है ये म्यू है, ये क्या है, लेमडा है। लेमडा कुछ नहीं है, बस जब हम लाइट वाइट पढ़ते हैं तो जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। और फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। और एफ को लाइट की चैप्टर में न्यू से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू। क्या है, ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पर ऐसे न्यू से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। तो मान लो यहाँ 1/t रखोगे, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो समझो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया, 1/t इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर म्यू से, म्यू इनटू लेमडा। ये इतना याद रखेंगे, समझ में आया, ये इतना याद रखेंगे। चलो ये कॉन्सेप्ट समझना। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट होता है। ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। रे ऑप्टिक्स में जो लाइट नेचर, उसको जो रे होती है, लाइट आती है, वो पार्टिकल नेचर में समझ के पढ़ा जाता है। और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर को समझा जाता है, जो लाइट आती है, ठीक। और उसका स्पीड यहाँ से ऐसे होता है, निकलता है,
अब आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, एक एक बात ध्यान से सुनना। और हाँ एक बात और, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वाला लाइट का, देखो मैं लिख रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो लाइट ट्रेवल इन स्टेट लाइट, लाइट ट्रेवल इन स्टेट लाइन, ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्टेट लाइट। चलो अब यहाँ से आगे देखते हैं। ये बता दिया लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ये पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रिक वेव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव होता है और एक मैग्नेटिक वेव होता है। तो जो लाइट होता है, लाइट में दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव होता है, मतलब उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। और एक बात इसमें बताते हूँ, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जाएगा तो मैग्नेटिक वेव इधर जाएगा, ठीक है। अब वो चलता कैसे है, देखो समझ लो, ऐसे समझना है, ये मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसे से, ठीक है। तो ये तो रुका रहा मुस्कान, कबो कबो देखे लागते हैं बिचाऊं कि रुका तो नहीं को। चलो एक बार हम स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है पॉज हो गया था बीच में, तो हमें नहीं पता कहाँ से पढ़ाया और कहाँ से बंद हुआ था। लगभग ये सब हम पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वर्ड से बना है, एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, जब वो मोशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे करंट, ठीक है। और ये नॉन मैकेनिकल वेव होता है। नॉन मैकेनिकल वेव का होने का मतलब कि ये जो वेव है बिना मीडियम के ही प्रोपोगेट करते हैं, चलते रहते हैं, मतलब इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। व्हिच डू नॉट कंटेन एनी पार्टिकल, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम पार्टिकल फॉर प्रोपोगेशन। इन्हें प्रोपोगेशन करने के लिए कोई मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खासियत है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे से मूव करते हैं, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट किए तो ऐसे से चले, तो ओवरऑल ये गए कहाँ हैं, ओवरऑल ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा पूरा क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ध्यान से, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और इसके बाहर जो इस बुक के बाहर आएगा हमारा जेड एक्सिस है। तो देखो ये जो येलो कलर से बना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर होते 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 हुए मतलब इधर से इधर की तरफ आ गया। अब देखो उसके परपेंडिकुलर ये ब्लू से बना है, तो किससे बना है, ब्लू से। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब वो इधर जा रहा है ऐसे ऐसे कर, देखो देखो ऐसे ऐसे करके इधर जा रहा है, तो वो ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ा, समझ में, ऐसे ऐसे करके, कैसे, वो ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ, वो ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे के वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, समझा। तो एक दूसरे के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। अब ये बताओ दो ध्यान से, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे, ई से डिनोट करते हैं। एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ट्रेवल करता है उसमें ई डॉट बी क्या होता है। तो आप बताओ, जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा, क्या आता है, कॉस थीटा। तो जब ई डॉट बी करेंगे, जब ई डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, ई बी कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री था तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ई बी पूरा जो डॉट भी आएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड गिवन बाय बी। अभी बताया था बी इक्वल टू, ये वेलोसिटी है, ये न्यू है, एन यू न्यू पढ़ते हैं, और ये क्या है, लैम्डा, ये डिस्टेंस है। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है 1/t, 1/t
टी, सॉरी 1/t, इसी म्यू का नाम है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी। वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हर्ट्ज में लिखते हैं, और ये लेंथ है, किसका लेंथ है? वेव का, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव लेंथ है ना। अभी वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है उसको देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो जैसे मान लो ये है, यहाँ से ऐसे जब ये जाता है तो इस मतलब यहाँ से लेकर और इस दूरी तक क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और जो मैक्सिमम पॉइंट से यहाँ तक होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये ऐसे बना है, ठीक है, देखो यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड समय लगा है। कितना सेकंड लगा है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में आपको पता है, देखो ये जब एक बार ऐसे घूमता है, ये जब एक बार तो 180 डिग्री बनाता है, फिर जब ऐसे घूमेगा तो 180, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। और जब 360 डिग्री हो जाता है तो एक सर्कल क्या करता है? कंप्लीट करता है। और जब एक सर्कल कंप्लीट करता है तो इसी को बोलते हैं एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो 1 सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट करता है उसी को बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बताओ यहाँ पर एक सेकंड में कितना सर्कल कंप्लीट किया? यहाँ पर देखो एक सर्कल यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, फिर यहाँ तक। तो 1 सेकंड में कितनी बार हुआ? 1। देखो 1 सेकंड में कितनी बार हुआ? 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3। तो 1 सेकंड में जितनी बार वो कंप्लीट करेगा सर्कल, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। कितनी है? 3। अब चलो क्वेश्चन में पूछता हूँ, उसको बताओ इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से बताओ, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड जाने में लगा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वेव की? तो कैलकुलेट करके बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले निकालते हैं कितनी बार है। एक, देखो ये 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 7। तो 2 सेकंड में कितनी बार था सर्कल कंप्लीट? 7 बार, 7 टाइम्स ना। तो लेकिन 1 सेकंड में जितना होता है, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 3.5 फ्रीक्वेंसी आएगी। 1 सेकंड में कितना आएगा? 3.5। समझ में आया? 2 सेकंड में था तो 1 सेकंड में हमें बताना है। चलो अब इसका क्वेश्चन बताओ, इसमें कितना है? इस मान लो यहाँ से जाने में लगा 4 सेकंड, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो देखो 4 सेकंड है, तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार। तो 4 सेकंड में 4 बार था, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? तो इस पूरे ग्राफ की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1 आएगा। कितना आएगा? मान लो यहाँ से जाने में 1 सेकंड लगता, तो 1 सेकंड में कितना बार हो गया? 4 बार। तो 1 सेकंड में जितना बार ये सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब जितना टर्न इस तरह का पूरा एक बार कंप्लीट कर ले 1 सेकंड में, काउंट कर लो पूरा, वही उस ग्राफ का, उस वेव का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हो गया। 3 फार्मूला आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एकदम याद करके अच्छे से रखना है। देखो 3 फार्मूला क्या मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला फार्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू होता है म्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, और इसी वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है तो c भी तो स्पीड ऑफ लाइट डिनोट करते हैं। और देखो एनर्जी इक्वल टू होता है h इंटू c, ये स्पीड ऑफ लाइट है और इसको h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। अब बताओ, अगर यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे और इसके टर्म में h म्यू के, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर ये c नहीं होगा अभी, यहाँ पर ये यहाँ पर होगा h म्यू होता है। क्या होता है? h म्यू होता है। अगर यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू निकालोगे तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या आएगी? म्यू की वैल्यू आएगी, अगर वहां से निकालोगे तो आएगा c बाई लेमडा इंटू म्यू। समझ में? अब देखो इस म्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इंटू सी बाई क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। तो आपको 2 फार्मूला याद करना है, 3 फार्मूला। c इक्वल टू ये होता है म्यू इंटू लेमडा, ये फार्मूला याद करना है। और ई इक्वल टू याद करना है h म्यू या h इक्वल टू सी बाई लेमडा याद करना है। ठीक है, यहाँ से देखो सी बाई लेमडा। अब ये बताओ, देखो अगर तुम्हारा म्यू, ये म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जो h है इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसके बढ़ाने घटाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताया था कांस्टेंट 2 होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट आता है तो ये कांस्टेंट के इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
अब देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। अब देखो अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखो, अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ लैम्डा कम करोगे तो ये भी बढ़ेगा, और इसको ज्यादा करोगे तो ये घटेगा। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा एनर्जी घटेगा। लेकिन लैम्डा में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये एनर्जी बढ़ेगा, समझ में? तो ये दोनों फार्मूला एकदम याद करो, ये एकदम तगड़ा पूरा याद होना चाहिए। अब चलो आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन वैक्यूम आर फ्री स्पेस दे ट्रेवल फास्टर, जो लाइट होती है वैक्यूम में फ्री स्पेस में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, उसकी स्पीड इतना होता है। इन एयर देखो ध्यान से, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, जब फिर एयर में आओगे थोड़ा सा कम होगा, और ऐसे लिक्विड में जाओगे और कम होगा, सॉलिड में जाओगे और कम होगा, समझ में आया? ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, लाइट कम होता है। लेकिन वैक्यूम में और एयर के केस में, मान लो ये वैक्यूम था और ये क्या था, एयर था, तो वैक्यूम से जब एयर में आते हैं तो थोड़ा सा कम होता है स्पीड की लाइट, थोड़ा सा। तो मान के चलते हैं कि एयर और वैक्यूम में स्पीड की लाइट लगभग बराबर होता है, लेकिन आपसे कोई एकदम स्ट्रिक्टली पूछे कि एग्जैक्ट बराबर होता है वैक्यूम और एयर में, तो एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कम होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन मान के चलते हैं कि बराबर होता है। इन एयर द स्पीड इज ऑलमोस्ट, देखो क्या लिखा, ऑलमोस्ट लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग क्या होता है, सेम होता है, मार्जिनली थोड़ा सा कम होता है। वेयर एज इन ग्लास वाटर में तो रिड्यूस होता है, तो उसे हम कंसीडर करके चलेंगे। एयर में थोड़ा सा कम होता है तो उसे हम मान के नहीं चलते, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वही एयर में लिख लेते हैं। द वेवलेंथ रेंज, जो वेवलेंथ रेंज होता है, अभी मैं बताया था वेवलेंथ क्या होता है, एक बार जो एक फिर ये ऐसे जाता है ना चक्कर, तो ये दूरी, इस दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होती है उसकी होती है 4 और 7 और 10⁻⁷ याद कर लेना, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर, ये मीटर में यूनिट है। और नैनोमीटर में जो विजिबल का रेंज होता है 400 नैनोमीटर से कहाँ होता है, 700 नैनोमीटर तक होता है, समझ में? 400 नैनोमीटर से कहाँ होता है, 700 नैनोमीटर होता है। अब आगे देखते हैं, तो लाइट डज नॉट कंटेन पार्टिकल, ध्यान से देखो, लाइट डज नॉट कंटेन पार्टिकल, लाइट के पास पार्टिकल नहीं होता, और जब कोई चीज पार्टिकल होता है तो उसके पास मास होता है, ध्यान से। बट लेकिन इट कैरी एनर्जी, ये तो समझ में आ जाएगा कि E = h म्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैरी करता है। लेकिन मोमेंटम कैसे कैरी करता है, मोमेंटम तो P = mv होता है। तो वेलोसिटी तो लाइट के पास होता है, लेकिन लाइट के पास तो मास होना चाहिए तभी मोमेंटम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको यहाँ समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता है, लेकिन आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत लंबा लगेगा समझाने में, तो बस इतना याद करो। बट इट कैरी एनर्जी और मोमेंटम, लाइट के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है, याद रखना। लाइट इज सपोज टू हैव ए मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल है, और इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, एक यूनिट को इसके क्या बोलते हैं, फोटान। ये याद रखना, देखो ध्यान से, ये लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, याद रखना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कभी ऐसे लाइट जाएगा तो ऐसे नहीं मुड़ जाएगा, जब उसके बीच में कोई ना रास्ता आएगा तभी उससे टकरा के मुड़ेगा, नहीं तो समझो ऐसे ही पूरा हवा है यहाँ पर, तो ऐसे हवा में जा रहा फिर ऐसे से मुड़ जाए, नहीं, लाइट ऐसे मुड़ता नहीं है। इन वैक्यूम और होमोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट कंसिस्ट, इसको उठाते हैं, देखो, लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच आर ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जो अभी मैं आपको ऐसे से बताया था कि ऐसे जाता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जाता है, तो ट्रांसवर्स वेव उसे बोलते हैं जहां से देखो कि वेव का जो मोशन है वो आगे की तरफ हो, तो ऐसे आगे की तरफ मोशन करता है, लेकिन जिधर वो मोशन करता है वेव, जिधर ट्रेवल करता है उसके परपेंडिकुलर क्या करता है, उसके पार्टिकल परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। तो देखो ये इधर मूव करता है वेव, ऐसे से चल के तो ऐसे आगे ही तो जा रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता तो यहाँ आगे पहुंच गया, लेकिन उस पे मोशन और जो उसकी पार्टिकल का मोशन एक दूसरे की क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जब 90 डिग्री होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब देखो, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो लोग हैं, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने लोग हैं, दो लोग। तो ये बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है
और एक क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता था, रेस्ट चार्ज पार्टिकल से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता था, मूविंग चार्ज पार्टिकल से, करंट से। जब किसी वायर में तुम करंट फ्लो करा दो तो ये वायर अपने चारों तरफ क्या बनाता था, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तुम बताओ, तो इन्हीं दोनों से मिलके क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, रेस्ट चार्ज पार्टिकल और मूविंग चार्ज पार्टिकल से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज मतलब चार्ज को ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है। व्हिच प्रोड्यूस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, जिधर तुम घुमाओगे उसके परपेंडिकुलर वो मूव करेगा, ठीक है। और क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जाता है, मूव करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे ऐसे करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे ऐसे मूव किया था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इधर गया, वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मान लो W से डिनोट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट किया, मैग्नेटिक फील्ड को मान लो B से डिनोट किया। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव होता है पढ़ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एबल ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं हो सकती है, ठीक है। ए रीजन विदाउट एनी मैटर, कोई भी मैटर नहीं चाहिए। व्हाइल मैकेनिकल वेव, जो मैकेनिकल वेव होता है रिक्वायर होता है मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसीलिए जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव ध्यान समझो, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब ना साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है, तो वो अगर पास पास भी रहे एक दूसरे के एकदम कान में बोलेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि चांद पे कोई वैक्यूम पूरा है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो एकदम कान में चिल्ला के भी बोलोगे तो कोई सुनाई देगा नहीं उन्हें आवाज, समझे, बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देता, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है। और साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल होता है, इसे मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। अब इधर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट विथ वेरी लार्ज कंटीन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी स्पेक्ट्रम नाम आया है, किसकी वजह से डिफाइन किया गया है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी बताते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें अलग अलग रेंज में ढेर सारे वेव आते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलग अलग रेंज में डिवाइड किया गया है, वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर, किसके आधार पर, याद रखना फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, वेवलेंथ नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट मतलब रहता है, एग्जिस्ट करता है वेरी लार्ज कंटीन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले आता है कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट। इसी विजिबल लाइट का जो है नैनोमीटर में होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, वही मीटर में। इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से, एक आपको पता कार एक्सयूवी आती है, एक्सयूवी कार, तो कार गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक है। कैसे याद करोगे, कार गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ध्यान से देखो, कार से कॉस्मिक रे, गाड़ी से गामा रे, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रावायलेट रे, बी से विजुअल रे, इन से इंफ्रा रे, माई से माइक्रोवेव, रेंज से रेडियो वेव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब इधर से इधर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इधर से इधर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, और लेमडा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ध्यान समझेंगे, लेमडा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ये बताओ, अभी मैं बताया था अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और लेमडा इंक्रीज होगा तो भी एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हो तुम कि इधर से इधर जाने पे एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहीं पर लिख लो बगल में, एनर्जी यहाँ से जाने पर डिक्रीज होता है। एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी ध्यान समझना, जो मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बताया था उसी पहले लेक्चर से यहाँ पर क्वेश्चन अभी बनेगा। ध्यान से देखो, चलो अब अगर पढ़े हो अच्छे से ना, तो दम हो तो मुझे क्वेश्चन बताओ, ठीक है। चैलेंज कर रहा हूँ सबको, ये कैसे, ये ऑप्शन सही है।
ऑल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जितना भी ये रीजन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चाहे जिस टाइप का ये वेव हो, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, जो भी रे हो, हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम। तो बी स्पीड का फार्मूला लगता है बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा था। तो अगर लेमडा बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा, तो तुम्हारा जैसे देखो इसका फ्रीक्वेंसी घट, देखो इधर जब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका वेवलेंथ भी अलग होगा और इसका भी वेवलेंथ अलग होगा। तो कैसे, देखो ध्यान से, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसका वेवलेंथ अलग, इसका वेवलेंथ अलग। तो बताओ जब बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होता है, जब इसका भी लेमडा अलग होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी अलग होगा, फिर बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा लगाओगे तो इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका वेवलेंथ अलग होगा। तो कैसे ये वेलोसिटी, इन दोनों का स्पीड कैसे सेम होगा? चैलेंज करो, जरा क्वेश्चन बताओ कैसे सेम होगा। ध्यान से देखो कैसे सेम होगा, बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो बी इक्वल टू फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा, भले ही मान लो ये कॉस्मिक रे है, कॉस्मिक रे है, ठीक है, अब मान लो इसके बाद क्या आता है, गामा रे आता है। इसी को मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होगा, मान लो f/2 हो गया, क्या हो गया f/2। तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है तो लेमडा क्या होता है, बढ़ता है, तो लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा। और यहाँ जो लेमडा हो, तो ये मान लो यहाँ लेमडा था, तो यहाँ जो लेमडा हो जाएगा वो 2 लेमडा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा। जब फ्रीक्वेंसी देखो इसमें मान लो फ्रीक्वेंसी एफ था तो लेमडा इतना था, तो जब गामा में आओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, इधर जाते हैं तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, लेकिन इधर जाते हैं तो लेमडा बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी और लेमडा इस तरह से डिक्रीज होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट वही भी आता है। तो देखो मान लो इसका भी क्या था, इसका भी, चलो बताओ, इस कॉस्मिक रे का भी निकालोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी लेमडा करो तो एफ इंटू क्या हो गया, लेमडा हो गया। अब गामा रे का फ्रीक्वेंसी भी निकालोगे तो f/2 था और लेमडा कितना था, 2 लेमडा था। तो इसको काटोगे फिर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो देखो जो यहाँ पे लेमडा फ्रीक्वेंसी एक घटता है और जो बढ़ता है वो इस हिसाब से घटते बढ़ते हैं कि एक दूसरे को ऐसे कैंसिल आउट करेंगे कि हमेशा फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा आएगा। समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो मैं बताया था अगर 3 लोग हैं, अब वो कहानी याद करो, अगर जैसे 3 लोग है, बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा है, कह रहा है कि ये नहीं बदलेगा, कह रहा है कि वेलोसिटी नहीं बदलेगा, मतलब ये सेम रहेगा सब में। अगर फ्रीक्वेंसी बदल गया तो लेमडा इस तरह से बदलेगा कि इसके बदलने से इस पर कोई इफेक्ट ना है। तो अगर ये 2f हो गया तो लेमडा क्या होगा, लेमडा/2 हो गया। अगर ये f/2 जो हो जाएगा तो लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा। ये कटे कि f और लेमडा हमारा कांस्टेंट रहे। बात समझ में आ गई? ये सब बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़े थे, सब बहुत इंपॉर्टेंट था। यही सब स्कूल में छोटी छोटी चीजें बताते नहीं हैं तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है पढ़ने में चीजों को, ठीक है। तो देखो कितना अच्छे से क्लियर, ऑल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड। भले पूछेगा कि ये भी, और स्पीड उसकी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि लाइट का सब पार्ट है ना, तो लाइट जितनी स्पीड से आएगा ये भी इतनी स्पीड से आएगा। पूछेगा क्या इसकी एनर्जी सेम है, नहीं, सबकी एनर्जी आपस में अलग अलग है, सबका फ्रीक्वेंसी आपस में अलग अलग है, सबका वेवलेंथ आपस में अलग अलग है, लेकिन सारे रे, चाहे कॉस्मिक रे हो, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कोई भी वेव, कोई भी रेडियो, सबका स्पीड एक ही स्पीड से चलेगा, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन सबकी एनर्जी अलग होगा, सबका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम वैक्यूम की बात कर रहा, वैक्यूम पे डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया वैक्यूम के केस में? अब आगे देखो विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, तो ये जो हमारा ये वायलेट रे है ना, यहाँ से देखो इसको यहीं पर हम खत्म कर देते हैं पढ़ा के। देखो ये जो हमारा लाइट है, ये जो विजुअल लाइट था ना, तो ये जिस रेंज से यहाँ पर आता है, यहाँ पर, और एक मिनट देखो यहाँ से, ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है, 300 नैनोमीटर से, अरे सॉरी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। समझ में आया? तो इस विजुअल लाइट के बीच में आता है वायलेट, इंडिगो, विबग्योर पढ़े होगे, तो वही है ये विबग्योर, ठीक है।
वायलेट इंडिगो। अब देखो बताओ वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? नहीं, क्योंकि ये भी तो इधर से इधर जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम। अब बताओ, अब क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो फटाक से बताओ, रेड वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड वाले वेव की कि रेडियो वाले वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो ये यहाँ पर आएगा ना, ये यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये पीछे, तो इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी रेड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या ग्रेटर हो किसकी फ्रीक्वेंसी से? रेडियो, ये आर से रेडियो, आर ई से रेड हो गया तो ज्यादा है। और इसका वेवलेंथ तब क्या है? इसका वेवलेंथ कम, इसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। अब याद रखना, यहीं से पता चलता वायलेट वाले का वेवलेंथ क्या है? कम है। वायलेट वाले जो वेवलेंथ है वायलेट वाले का लेस देन है किसकी वेवलेंथ से? किसके वेवलेंथ से? रेड वाले की वेवलेंथ से। याद रखना रेड वाले की वेवलेंथ से क्या है? कम है। वेवलेंथ क्या है? कम है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ वेवलेंथ कम मतलब रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है किसकी? ज्यादा है वायलेट वाले की। फ्रीक्वेंसी किसकी कम है? रेड वाले की। ये इतना याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, छोटी छोटी बातें इसको पढ़ते हैं, ये सब काम लायक है। और स्पेक्ट्रम किसकी बेसिस पे डिवाइड किया गया था? अब देखो इसी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता, अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बदल जाएगा, देखो अगर रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो हमेशा फिक्स रहता, कभी नहीं बदलता, कभी मतलब कभी नहीं बदलेगा, किसी भी मीडियम में चला जाएगा रेड वाली लाइट, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कलर बताते हैं, याद रखना। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसको डिफाइन करते हैं? कलर को। किसको डिफाइन करते हैं? कलर को, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप सबको तो अच्छे से पता है। जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करे खुद की उसे ल्यूमिनस बोलते हैं, जो ना करे उसे नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये सब हम पढ़ चुके थे बट वीडियो का माइक ऑन नहीं था, बंद था, ठीक है। तो फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए वीडियो चल रहा ना, हाँ स्टार्ट है। तो फॉर टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए दो बात जरूरी है। अब ये जो बात बता रहा हूँ ना आप लोग बस केवल कान से सुन लोगे, उसके निकाल दोगे। ध्यान से देखो, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो बात जरूरी है। सबसे पहले मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से मान लो यहाँ पर कोई आदमी है, तो उस आदमी का ये आंख है, क्या है? आंख है। तो उस आदमी के पहले सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे जाए और रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में उस आदमी की आंख पर ये लाइट पहुंचनी चाहिए, तभी उस आदमी को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या करें, फॉर यू टू सी एन ऑब्जेक्ट, आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिफ्लेक्ट और इमिट सम लाइट, और लाइट इमिट करे, और दूसरी बात वो हमारी आंखों पर पहुंचना चाहिए। ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन में पूछना उसका जवाब दो। कोई ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने से, तो क्या तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? क्या तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता। देखो हमारे यहाँ ढेर सारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सारा ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है, मतलब वहां से लाइट, देखो दीवार है, दीवार से लाइट टकरा रही है, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं। और इसमें तुम बोलोगे भैया ये सब तो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ सब ये सब जो है आपके पीछे वो सब दिखाई दे रहा है, नहीं। और बाकी जो जगह है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तुम जहाँ बैठो वहां पर तुम्हारी आंखों पर थोड़ा पहुंच रहा है। तो यही बात समझना। तो ध्यान से देखो, यहाँ क्वेश्चन बनता है, इमेज का बनना, इमेज का बनना, इमेज का बनना और इमेज का दिखना, इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो मान लो मैं एक ये मिरर ले लूं, एक मिरर, ठीक है, और इस मिरर में, ये मिरर है, क्या है? मिरर। इस मिरर में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा, और कोई आदमी इसके पीछे बैठा है, तो क्या उस आदमी को ये इमेज यहाँ पर दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इमेज तो बन गया, लेकिन इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बात है। इमेज कब दिखेगा? जब ये मिरर है, और इस मिरर के जब तुम सामने रखोगे, सामने होने का मतलब फील्ड ऑफ विजन, जहां से उसके फील्ड में रहो विजन, जहां से तुम्हें वो दिखाई दे। जब तक पहले तो लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा, जिधर रिफ्लेक्ट होगा उधर उस इंसान को बैठना पड़ेगा, तभी वो जाके दिखाएगा। तुम्हें उस फील्ड ऑफ विजन में बैठना पड़ेगा जहां लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं तो इमेज तो बना। देखो इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई इमेज बनेगा और यहाँ पर तुम पीछे बैठे हो, तो तुम्हें दिखेगा नहीं। इमेज का बनना, इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बातें। इमेज बनेगा और तभी दिखेगा जब तुम उसके फील्ड ऑफ विजन में रहोगे,
समझ में आया कि नहीं? फील्ड ऑफ विजन में रहोगे तभी तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे ऐसे लाइट आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो लाइट अभी मैं बताया था सबसे इंपॉर्टेंट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट ऐसे चला जाएगा, ऐसे थोड़ा कि कोई आदमी यहाँ पीछे बैठा है तो ऐसे लाइट आया और उस आदमी के ऐसे आंख पर घूम के चला गया, ऐसे घूम के चला जाएगा क्या? ऐसे समझो, ऐसे से घूम के चला जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे से घूम के चला जाएगा, पीछे चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसे घूम के बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो हमें उसकी फील्ड ऑफ विजन में रहना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ लो इतना, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सब काम लायक है। ठीक, अब अपक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे देखो ये बुक है, क्या लाइट इससे इधर से इधर की तरफ पास हो जाएगा? इधर से इधर की तरफ पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो उसे बोलते हैं अपक्यू ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं? जैसे ग्लास होता है, कौन सा ग्लास? जो हम चश्मा में पहनते हैं उसे ट्रांसपेरेंट, लाइट पास हो जाता है। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां से हल्का हल्का लाइट से पास हो, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई, जैसे पॉलीथीन होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पास होता है, थोड़ा थोड़ा क्लियर, जहाँ पे सी क्लियर ऑब्जेक्ट, नॉट सफिशिएंट सी क्लियरली। ठीक है, समझा? तो ये हो गया। अब देखो, फॉर ए हाईली पॉलिश सरफेस और मिरर, जो पॉलिश है, मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन गेट रिफ्लेक्ट, जो हमारा शीशा होता है उसकी तरफ सिल्वर का पॉलिशिंग क्या होता है, तो लगभग मोस्टली सारा लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, अगर ट्रांसपेरेंट है, जो हम शीशा लगाते हैं चश्मे पर, तो उसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता, सारा लाइन ट्रांसमिटर होता है, मतलब पास हो जाता है। जब ऐसे यहाँ से आया रिफ्लेक्ट हो गया तो इसे रिफ्लेक्ट बोलते हैं, वैसे आया अंदर चला गया तो इसको रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड। ट्रांसमिटेड होता है तो रिफ्रैक्टेड हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? देखो आप लोगों को एक बात बता दूं ना, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसे उस पे लाइट पड़ता है, मान लो ढेर सारा लाइट, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सब में से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। कुछ लाइट इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है मतलब उसी में, और कुछ लाइट यहाँ से बाहर आ जाता है। तो तीन काम होता है, एक ये होता है रिफ्रैक्टेड हो जाता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, और एक रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा सा वहां से रिफ्लेक्ट होगा। कोई ऐसा 100% आइडियल ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसमें ऐसे लाइट गया तो पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब उसको ऐसे पूरा पास कर गया जितना सौर रे लाइट आ रही थी। ठीक है, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं कि अगर मान लो यहाँ पे एकदम पॉलिश तुम अच्छे से कर दी हो तो पूरी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं, उसमें जाके कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा? कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो तीन काम होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, हो सके मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ एब्जॉर्ब हो, एक आध दो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सके एक आध दो लाइट रिफ्लेक्ट हो, मोस्टली लाइट ऐसे पास हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो सके ढेर सारा एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो। समझ में आया? तो तीनों केस हमेशा होता है। लेकिन जब हम कोई चीज आइडियल पढ़ते हैं, जैसे सनग्लास हो गया, जब शीशा लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो मान के चलते हैं कि कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, मोस्टली लाइट रिफ्लेक्टेड होता है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है, ये भी मान के चलो। समझ में आया कि नहीं? कोई लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। लाइक ग्लास, मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन ए गेट ट्रांसमिटेड, ये तो पढ़ लेते। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस आर ए बाउंड्री सरफेस टू मीडिया यूजुअली पार्ट इज रिफ्लेक्ट। क्या कर रहा है? कोई बाउंड्री है और दो मीडियम को सेपरेट कर दे रहा है, मतलब इधर नहीं जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गया। ए पार्ट इज ट्रांसमिटेड, कुछ क्या होता है? ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक ग्लास मोटा सा, ठीक है, 3D शेप में है, ये 3D शेप में ऐसे बना है। ठीक है, क्या है? ऐसे 3D शेप में वो बना है। ठीक है, क्या है? ग्लास है। उनको अब अच्छे से बना ही देता हूँ। ठीक है, ऐसे ग्लास है। अब मान लो इस पे ऐसे लाइट आया तो ध्यान से देखो, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इसी के अंदर, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, इतना क्या हो गया? इतना एब्जॉर्ब हो गया, ये इतना रिफ्लेक्ट हो गया, इतना रिफ्रैक्ट हो गया। तो ये लिखा है व्हेन लाइट फॉल इन सरफेस और बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, जो दो मीडियम को अलग करता है। देखो यहाँ पे एयर था, फिर यहाँ पे एयर, तो ये एयर को मीडियम में अलग कर दिया इतना ना। यूजुअली ए पार्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, और ए पार्ट, कुछ पार्ट जो ट्रांसमिटेड होता है, कुछ पार्ट क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ध्यान, ओके, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल, देखो इधर रे ऑफ लाइट है, इधर रे ऑफ लाइट है, जिधर ट्रेवल करता है। और बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, क्योंकि बंडल ऑफ लाइट है। ठीक,
ध्यान से देखो, बंडल ऑफ लाइट है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। कैसे पता ये डाइवर्जेंट है? क्योंकि एक पॉइंट से पता चल रहा है ये चारों तरफ निकल रहा है, और ये क्या है, कन्वर्जेंट है, एक पॉइंट पे आके सब क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो मैं बताया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। When light ray falling on a surface, usually a part of light reflected, part of light transmitted, reflected। अच्छा, जो ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखा है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। हम इसमें केवल आपको एक वर्ड बताएंगे, सेम ऑफ प्लेन, बाकी आपको फर्स्ट क्लास सेकंड लॉ पता है। समझ में आया सेम ऑफ प्लेन क्या होता है, ये सब लोग पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे ऐसे आया, और जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, जो ऐसे रिफ्लेक्ट इधर से इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे इधर है, और जो नॉर्मल रे है, लिखा है नॉर्मल एट पॉइंट इंसिडेंट, जहां पे इंसिडेंट करता है, तीनों आर लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर मान लो ये हमारा एक कॉपी है, तो जो लाइट है ना, लाइट इसी पर ऐसे आएगा, इसी कॉपी पर मान लो ऐसे लाइट आया और इसी प्लेन पे लाइट जाएगा। ऐसा नहीं इस प्लेन पे लाइट आया तो इस प्लेन से बाहर चला जाएगा। लाइट अगर यहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखो, अगर लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है तो लाइट इसी प्लेन पे, इसी देखो, इस प्लेन को छूते हुए आया, इस प्लेन को छूते हुए लाइट आया, तो इसी प्लेन पे टच करते हुए लाइट निकलेगा। समझ में आया, इसी प्लेन पे ऐसे लाइट आया तो इसी प्लेन को टच होते हुए निकलेगा। इसका नहीं, ये प्लेन पे ऐसे आया, इस प्लेन से बाहर लाइट निकल जाए, ऐसे बाहर निकल जाए, नहीं ऐसे बाहर निकल जाएगा तो अलग प्लेन में हो गया। मतलब इंसिडेंट लाइन इस प्लेन पे आ रहा था और लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ वो बाहर निकल गया, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे लाइट आया और उसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट हो, और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं लाइट ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और जो नॉर्मल है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं, तीनों ऐसे उसी प्लेन पे होना चाहिए। अगर देखो मान लो जो इंसिडेंट लाइन है ऐसे हवा में से आया, इस प्लेन से टकराया, तो हवा में ऐसे रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। मतलब देखो, मान लो यहाँ से ऐसे हवा में से गया तो हवा में से ऐसे रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए और हवा में से परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तो वो तीनों फिर उसी प्लेन में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे वो तीनों प्लेन बनाया हुआ है। देखो मान लो ये लाइट ऐसे हवा में से आ रहा था, देखो ये हवा में से इंसिडेंट आ रहा था और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ हवा में, तो ये देखो यहाँ पर एक कागज ऐसे समझो रखा, तो उस कागज पे से टच होके आया, कागज पे टच होके निकला, और नॉर्मल भी उसी कागज पे है। ये तीनों लाइन इस सरफेस पर नहीं आ रहा, ये जो नीचे सरफेस है उस सरफेस पे नहीं आ रहा, तो मतलब ऐसे अगर इस पे आया, इस पे इंसिडेंट, तो इसी पे टच होके निकलना है, नहीं ऐसे आया तो इससे बाहर वो निकल गया, इससे बाहर, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया, ऐसे आए कि ऐसे निकल जाए। ठीक, तो सेम प्लेन में। बाकी सेकंड लॉ पता है, जितने एंगल पे आता है ये उतने एंगल पे निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जब ये क्वेश्चन पूछता है, जब यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे आया, तो जब लाइट आती है तो उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। समझ आया, फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। अब बताओ ये लाइट जिस मीडियम में आया था उसी मीडियम में तो वापस जाता है। मतलब ये देखो एयर, मान लो ये पूरा ऊपर वाला पार्ट एयर था, तो एयर से जाया था, एयर में चला गया। तो बताओ अगर लाइट जब तक मीडियम नहीं चेंज होता तब तक उसका वेवलेंथ नहीं बदलता। ध्यान सुनो, उसका वेवलेंथ नहीं बदलता, और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बताओ अगर तीन लोग हैं, यहाँ पे तीन लोग हैं, तो अगर ये नहीं बदल रहा और ये भी नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं बदलेगा। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ध्यान से सुना, रिफ्लेक्ट नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आर ए आता है इसकी बात नहीं, जब इसकी बात कर रहा हूँ, जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में उसका वेलोसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रे में जितना वेलोसिटी और लेमडा फ्रीक्वेंसी होता है, रिफ्लेक्टर रे में भी वही वेलोसिटी उसी फ्रीक्वेंसी जाएगा, उसी लेमडा से जाएगा, तीनों चेंज नहीं होता है। लेकिन रिफ्लेक्टेड के केस में जानते हो क्या हो जाता है, v इक्वल टू होता है f बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है और वेलोसिटी चेंज होता है। तो बताओ किसकी वजह से चेंज होता है, लेमडा की वजह से। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बता। तो इस केस में b और लेमडा बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस केस में b, फ्रीक्वेंसी और लेमडा तीनों कांस्टेंट रहता है। समझ में आया। तो बताओ रिफ्लेक्ट के केस में और रिफ्रैक्टेड के केस में दोनों में क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि अगले साल फिर मुझसे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। जब मुझसे पढ़ोगे तो पैसा देगा 1300 रुपया, तो मेरा फायदा हो जाएगा। ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से केवल पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान से पढ़ते रहो, यही सब क्वेश्चन में आएगा।
तो यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सब तो आप पढ़ लियो फर्स्ट क्लास। हमें जो बताना था मैं स्पेशल बताता हूँ, जो तुम लोग खुद से नहीं समझ में आते हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ ए नॉर्मल एट ए पॉइंट। देखो ध्यान से सुनना, अभी आपसे पूछ लिया जाए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखो। बोलता है कि अगर मान लो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री बना रहा है विथ मिरर, ये मिरर है नीचे ना, मिरर के साथ ही, तो बताओ ये रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा। तो ये इंसिडेंट एंगल मिरर के साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ नहीं। जो आई होता है वो नॉर्मल के साथ होता है, ये जो नॉर्मल है इसके साथ ये आई होता है, ठीक है। तो 60 हो गया, ये 90 होता, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आई क्या होना चाहिए 30, तो आर क्या हो जाएगा 30। तो ध्यान से देखना, जो एंगल बोलता है वो किसके साथ बोलेगा, ऐसे बोलेगा जैसे मान लो ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये जो यहाँ से इंसिडेंट रे आया ये मिरर हो गया, तो मिरर के साथ 60 डिग्री बना रहा, तो तुम इंसिडेंट एंगल मेड 60 डिग्री विथ मिरर, तो तुम्हें लगेगा अच्छा इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री बना रहा तो ये भी 60 होगा, गलत हो जाएगा। अगर ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ बोलता 60 डिग्री तब ये 60 डिग्री होता, लेकिन ये बोला है कि मिरर के 60 डिग्री बना रहा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना, एक क्वेश्चन यहाँ गुमराह करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ ए नॉर्मल एट अ पॉइंट हो गया। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड फॉर गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ वेव, कोई भी वेव हो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा लगेगा। दीज लॉ आर एप्लीकेबल टू प्लेन एज वेल एज, अगर वो प्लेन है सरफेस तो ऐसे रहा तो भी एप्लीकेबल होगा, अगर मान लो ऐसे ऊबड़ खाबड़ है तो भी उस एंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। These law applicable to a plane as well as a curved surface, याद रखना। When light ray fall on a perpendicular on the surface, अब बताओ ये परपेंडिकुलर इस पे आएगा तो कोई इंसिडेंट एंगल बना रहा है, तो इंसिडेंट एंगल 0 बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऐसे 0 बना के जाएगा, तो जिधर से आएगा उधर ही लौट जाएगा इस केस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ा लिखा है, पढ़ लेना। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब है कि इंसिडेंट रे पैरेलल आए और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाए, पैरेलल चली जाए, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, जब इंसिडेंट रे पैरेलल आए लेकिन रिफ्लेक्शन पैरेलल ना हो तो इसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन इन दोनों में एक खास बातें हैं, ध्यान से देखो क्या खास बातें हैं। जितने एंगल से आई आता है मतलब इस इंसिडेंट का, उसी इंसिडेंट का उतने एंगल आर से लौटता भी है, और इसमें सारे एंगल क्या रहते हैं, आई जो इसका आई है, जैसे मान लो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I4 है, तो ये सारे I1 I2 I3 बराबर होते हैं अगर पैरेलल से आएंगे, और सारे I1 I2 और सारे R1 R2 के भी बराबर होंगे। लेकिन इसमें क्या खास है, मान लो इसका I1 है और इसका IR1 के बराबर होगा, मान लो यहाँ पे I2 है तो I1 I2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इनका सबका I1 I2 के बराबर, किसी का आपस में कोई एंगल बराबर नहीं होता, ना R1 बराबर होता है R2 के, लेकिन इसका I1 देखो, जो यहाँ पे ये I1 बनेगा ना, यहाँ पे I1 और इसका R1 आपस में बराबर होगा, मतलब इसी का I1 इसी के R1 के बराबर होगा, इसका I2 तो इस रे का I2 I1 के बराबर होगा, इस रे में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड होगा आपस में बराबर इसका, लेकिन इसका I1 इसके I1 के साथ सबका साथ एक साथ बराबर होता है, सब बराबर होता है। अलग क्या है, इसमें पैरेलल आता है तो पैरेलल जाता है, इसमें पैरेलल आता है तो पैरेलल नहीं जाता है। डिफरेंस क्या है मैं बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, ए प्लेन मिरर इज हाईली पॉलिश, जो प्लेन मिरर होता है जो हम घर पे यूज करते हैं, सरफेस यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट्स एंड यूजुअली मेड बाय डिपोजिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन ए वन साइड ए प्लेन ग्लास शीट। तो हम जानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा रहे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो जैसे हम लोग जब शीशा देखते हैं ना, तो हम उस मिरर के हिसाब से एक्सटेंडेड है, लेकिन मान लो तुम एक छोटा सा ऐसे देखोगे, मतलब एक ये मतलब समझ लो ये है, तो इस मिरर के हिसाब से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हम लोगों की हाइट काफी बड़ी है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है ऐसे करके, ठीक है, सिंबल यूज फॉर ग्रेड डायग्राम। अब देखो इमेज क्या होता है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब लाइट रे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत तगड़ा डिफिनेशन लिखा है, ये हमें आना चाहिए इमेज कैसे बनता है।
क्या करा है, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे लाइट गई और वहां से आएगी तो इसे कौन सा रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से देखो इमेज कैसे बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती हैं तो क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है तब जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट जब निकलती है तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाती है ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट कहीं गई वहां पे टकराई और रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर लाइट जहां पर आपस में मीट करती है वहां इमेज बनता है। अभी मैं आगे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे बताया, सिंपल देखो, अगर मिरर इधर पॉलिश है तो इसके इधर साइड रियल इमेज होता है, ध्यान से देखो, और इस पॉलिश के साइड वर्चुअल इमेज होता है, समझ में आया। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे कहते हैं, ध्यान से देखो। अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो ये इंसिडेंट रे गया, ये समझो, अगर मान लो ये इंसिडेंट है रे, अभी इस मिरर पे जा रहा है, देखो ये मिरर है, और मान लो यहाँ पर इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे जहाँ कटती है वहां ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। और अगर मान लो ऐसे इंसिडेंट रे आई, ऐसे इंसिडेंट आई, और फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये देखो ये इंसिडेंट है और ये कौन सा रे, रिफ्लेक्ट है। और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करती है वहां क्या बनता है, इमेज बनता है। ध्यान सुनो, जब इंसिडेंट रे आपस में जहां कट करती हैं वहां क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। अभी इसको हम और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, मैं वहां पे बनाया हूं, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो ये तो जानते हो कि जब हम अगर देखो ध्यान से, जैसे मेरा स्वेटर है, क्या है स्वेटर, ठीक है। देखो ये तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये अभी बता रहा हूँ, ये लेटरल इन्वर्जन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लेटरल इन्वर्जन है। और देखो ये तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है BMW, क्या लिखा है, BMW, ये BMW का स्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ से, तो जो तुम ऐसे शीशा लोगे, अगर तुम उसमें ए देखोगे, ए तुम्हें उल्टा दिखाई देगा, बी तुम्हें, उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट का राइट इन्वर्जन होता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ये सब भी पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिरर, प्लेन मिरर का एक खास बात है, जो ये ऑब्जेक्ट है जितने डिस्टेंस पे रहता है उतने डिस्टेंस पर इमेज भी अंदर बनता है। देखो इधर ये पॉलिश किया हुआ है, क्या है, देखो जहां ये थोड़ा सा हल्का हल्का नहीं है ब्लैक, ये हल्का हल्का, ये साइड में पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश के साइड क्या बनता है, पॉलिश के साइड वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अभी तुम्हें बताऊंगा। और इधर क्या बनता है, रियल बनता है। तो इधर ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट है, इसमें ये वर्चुअल इमेज है। और कभी जानते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, रियल इमेज भी बन जाता है, वो भी लगेगा कैसे होता है, हमारे क्लास में बहुत कुछ हो जाता है। अब भी ध्यान से देखो, यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अभी कितना पढ़े, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं स्मार्ट लग रहा हूँ क्या, और क्या, मैं सबसे ज्यादा साइन करता हूँ, चमकता हूँ, सूरज बहुत चमकता है। हाँ, ठंडियों में थोड़ा सा बादल आ जाता है तो साइन थोड़ा सा मैं कम करने लगता हूँ, ठीक है। गर्मियों में बहुत तगड़ा साइन करता हूँ, गाली भी गाता हूँ। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ईजी है, ध्यान समझो। जैसे मान लो ये मिरर है तुम्हारा, ये मिरर है, ऐसे लाइट आ रही थी, तो मान लो जिधर ऐसे लाइट जा रही थी, अगर ऐसे सीधे जाती तो कोई डेविएट हुआ, जिधर इधर से जा रही थी फिर इधर अपने पाथ पे पहुंच गया। और मान लो जब इसमें मिरर आ जाता है तो ये यहाँ से मुड़ गया, तो इसका मतलब देखो जाना चाहिए था उसको यहाँ, और यहाँ से ये इतना मुड़ गया, समझे। तो यही एंगल हमारा क्या हो गया, डेविएशन। देखो मान लो लाइट ऐसे आना चाहिए था तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से इधर मुड़ गया ना, तो ऐसे आना चाहिए तो जितना ये मुड़ा, यही हमारा एंगल ऑफ क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डेविएशन। देखो ऐसे जाना चाहिए था लाइट, ठीक, ऐसे जाना चाहिए था। अब देखो वो वहां से मुड़ा कितना, यहाँ से जो लाइट है ये ऐसे जाना चाहिए था, तो यहाँ से ये इतना मुड़ा, कितना मुड़ा, यहाँ मतलब यहाँ ऐसे इसको जाना चाहिए था, तो यहाँ से ये लाइट ऐसे मुड़ गया, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आया। और डेविएशन को इतने से डिनोट करते हैं। अब समझो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। ये बताओ ये पूरा कितना डिग्री था, 180 डिग्री था। और देखो 180 डिग्री में ये कितना आएगा, पहले इसको हटाते हैं। तो यहाँ से ये हमारा पूरा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये डेविएशन कितना आएगा, तो ये अगर आई दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, तो देखो ये हमें इतना एंगल पता है, मतलब
ये जहां से डेविएट हुआ ये हमें आई आर पता है और ये हमें निकालना है, तो 180 में से, और ये जब आई आर पता होगा तो दोनों को जोड़ करके और फिर 180 में से माइनस कर दोगे तो आ गया। और आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स आर हो जाएगा और 180 में से 2 टाइम्स आई या आर माइनस हो जाएगा, तो डेविएशन का फार्मूला आया। अब ध्यान से यहाँ पर देखोगे डेविएशन का फार्मूला कितना आया, और तुम्हें लग रहा है डेविएशन बहुत आसान है। ये डेविएशन किसका है, ध्यान से सुनना, ये डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए रिफ्लेक्शन और एक सरफेस से है और सिंगल मिरर के लिए है। सिंगल मिरर, सबसे पहले एक रिफ्लेक्शन हो रहा है और सिंगल मिरर के लिए है। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन फॉर 2 मिरर, कितने मिरर है यहाँ पर, 2 मिरर है। कितने मिरर है यहाँ पर, 2 मिरर। जब अब देखो जैसे यहाँ पर ना ये 2x क्या लिखा है, जो यहाँ पर x आया था, ये 2x था, तो इसका मतलब जो एंगल आई आर था इसी एंगल आई आर को जोड़ लिए हैं और दोनों बराबर था तो 2x हो गया है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर एंगल आई आर बना था, अब जो इसमें देखो एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्लेक्शन फॉर 2 प्लेन मिरर, अब इसमें कैसे बना है, देखो ध्यान से, इसमें 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे रे आया एक मिरर से, ये पहले मिरर से डेविएट हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे दूसरा मिरर था तो फिर वहां से डेविएट हुआ, तो 2 मिरर से जो डेविएशन होता है तो देखो मिरर को ऐसे जाना चाहिए, देखो रे स्टार्टिंग में ऐसे जा रहा था लेकिन गया कैसे, ऐसे गया ऐसे गया, तो ओवरऑल कहाँ आया, यहाँ पर आया। इसका मतलब रे ऐसे जा रहा था और ऐसे निकल गया, तो इसके बीच में जो एंगल, ये डेविएशन नहीं, हम क्लॉकवाइज डेविएशन लेते हैं कि जा रहा था ऐसे और चला गया ऐसे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज कितना डेविएट हुआ, तो वहां से क्लॉकवाइज इतना डेविएट हुआ, समझ में आया। अब ये एंगल कैसे निकलता है, तो ध्यान से देखो, जो एंगल ये x प्लस वाई आता है वो इस जो प्लेन, जो दोनों मिरर के बीच में एंगल होता है वो थीटा के बराबर होता है। जो यहाँ पे इंसिडेंट, देखो ध्यान से, इस प्लेन पे जो इंसिडेंट एंगल आया था वो एंगल कितना बनाया था, x बनाया था, और जब फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ इस मिरर पे पड़ा, जो इंसिडेंट एंगल बनाया था वो कितना बनाया था, y बनाया था। तो जो पहले मिरर का इंसिडेंट एंगल x है और दूसरे मिरर पे इंसिडेंट एंगल y था, वो बराबर होता है थीटा के। अब ये थीटा क्या होता है, x y तो बता दिया, ये दोनों 2 मिरर अपने जिस एंगल पे रखे हैं उसी को थीटा बोलते हैं, और ये थीटा जो है बराबर होता है x प्लस वाई के। किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के। अब देखो ध्यान में, यहाँ पर केवल एक बार x था, मतलब एक बार इंसिडेंट एंगल था, तो एक बार का कितने, एक बार का 2 टाइम्स करते थे, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितनी बार है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़ लो, 2 बार इंसिडेंट है और तो इन दोनों को 2 टाइम्स कर दो, और फिर अब वहां पर 180 में से माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे सर्कल बनेगा तो यहाँ पे 360 में से माइनस करेंगे, समझ में। अब 360 में से किसको माइनस करेंगे, देखो अब यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा। वहां पर 180 में से माइनस करते थे 2 बार, इंसिडेंट एंगल एक बार था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल एक बार x है एक बार y है, तो x प्लस वाई को करो, तो ये अभी दोनों एक ही बार तो इंसिडेंट एंगल हुआ, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 360 में से माइनस, तो 360 माइनस 2 x प्लस वाई करेंगे, और x प्लस वाई को मान लो थीटा। थीटा कब लगाएंगे, देखो 360 माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा कब लगाएंगे, जब हमें एंगल बिटवीन मिरर दिया होगा तब थीटा लगाएंगे, और ये कब लगाएंगे, जब इंसिडेंट एंगल दोनों का दिया होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इतना क्वेश्चन हो गया, तो ये देखो हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लिया और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों लोगों का पढ़ लिया। किसका, एंगल ऑफ डेविएशन सिंगल मिरर के द्वारा, एंगल ऑफ डेविएशन प्लेन मिरर का। जब सिंगल होगा तो 180 में से माइनस करेंगे और 2i होगा, और 360 में से माइनस करेंगे 2i प्लस i होगा 2 बार, और या जब थीटा दिया रहेगा 2 इंटू थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है, x प्लस वाई। अब तुमसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। थीटा दिया रहेगा, x दिया रहेगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू थीटा होता है। मान लो ये दिया हो 60 डिग्री और ये दिया हो 45 डिग्री, तो y कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री। समझ में आया, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब आगे देखो, आगे क्या दिया है, देखो ध्यान से। अब देखो, अच्छा देखो, ये पूछता है कि जब ये जाता है तो ये मतलब इधर जाएगा, इधर ये चला जाएगा, ये डेविएशन का है रिफ्लेक्ट, और ये जब इंसिडेंट स्टार्टिंग में आया था। समझ में आया। अब देखो इसमें कह रहा है अगर 2 प्लेन मिरर हो व्हिच प्लेस परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर थीटा एंगल पे रखा था ना, तो अब ये दोनों ऐसे 90 डिग्री पर रखे हो, और मिरर कहाँ रखे हो, 90 डिग्री पे, तब क्या होता है, इसमें बहुत बात समझने लायक है। जब 90 डिग्री पे हुआ, जो इमर्जेंट रे फाइनल रे ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर और व्हाटएवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखो,
जब वो दोनों 90 डिग्री पर होगा तो जो इंसिडेंट रे आएगा पहले इस मिरर से टकराएगा, पहले वाले मिरर से। ये इंसिडेंट रे आया, इस मिरर से पहले वाले से टकराया, फिर यहाँ पे से रिफ्लेक्ट होगा और फिर इससे ये इसके इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा, लेकिन इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये जो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, जो पहले स्टार्टिंग में इंसिडेंट रे आता था, हमेशा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कब पैरेलल होगा, जब दोनों मिरर आपस में क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। तो जो इंसिडेंट रे स्टार्टिंग में, फाइनल रे जो रिफ्लेक्टेड होता है, आपस में पैरेलल हो जाते हैं। पहली बात है कब होता है, जब 19 डिग्री पर रहते हैं, ठीक है। और एंटी पैरेलल होते हैं। अब बताओ एंटी जब पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब देखो तुम्हारा इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था और ये ऐसे चला गया, तो अब बताओ ध्यान से सुनो, ऐसे मान लो तुम्हारा ये रे ऐसे आ रहा था और जो ऐसे आ रहा था, अब जो तुम्हारा रे ऐसे आ रहा था और वो रे कितने पे मुड़ गया, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा रे ऐसे आ रहा था ऐसे, वो एकदम मुड़ के ऐसे कहाँ चला गया, अपोजिट चला गया। तो जस्ट अपोजिट जाता तो कितने डिग्री का डेविएशन होगा, कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का डेविएशन होता है। देखो ये इधर आ रहा है और ये अपोजिट जाए तो इसके अपोजिट यहाँ से पूरा 180 डिग्री क्या हो गया, टर्न हो गया, 180 डिग्री टर्न हो गया। तो इसमें याद करो, इसमें जो हमारा डेविएशन आता है 180 डिग्री का होता है, और जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। समझ में आया कि नहीं, अब उसको पढ़ लेते हैं। ये सब बात याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम लायक है। देखो रे फर्स्ट, जो ये फर्स्ट रे है पैरेलल टू रे थर्ड के, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल, हेंस एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच डेट द रे ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट प्लेन मिरर पैरेलल। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो मिरर ऐसे रखे हैं जो इस ये मान लो पहला मिरर है, ये हमारा मान लो दूसरा मिरर है। एक मिनट, अब थोड़ा सा टाइम, अब देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा पहला मिरर है, ये मान लो हमारा ये पहला मिरर है और ये मान लो दूसरा मिरर है। क्या कह रहा है कि ऐसे एंगल पे रखे हो कि जब यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है तो ये इंसिडेंट रे इस मिरर के क्या हो, पैरेलल हो, और तब जब यहाँ अगर ऐसे एंगल पे हो, थीटा एंगल पे, और जब यहाँ से टकराएगी और फिर जब यहाँ से लौट के जाएगी ना, तो इस मिरर के क्या हो जाएगी, तब इस मिरर के जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इस मिरर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और कितने थीटा पे एंगल होता है, 60 डिग्री पे। अगर मान लो दो मिरर 60 डिग्री पे रखा है और बाई चांस इस मिरर के ये इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ, तो जब यहाँ से टकराएगा और फिर जब यहाँ से जाएगा तो जो फाइनल रे होगा इस मिरर के पैरेलल होगा। मतलब अब समझ में आया कि नहीं आया समझ। अब देखो यहाँ से कैसे, ये एंगल 60 डिग्री पर रखा था और ये इंसिडेंट रे इस मिरर के पैरेलल जा रहे थे, तो यहाँ से ये टकराया और फिर जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो इस मिरर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे पूरी बात लिखी है, इतना समझ में आया। तो ये था एंगल ऑफ डेविएशन में। अब बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ऐसे गया और ऐसे पैरेलल जा रहा था तो ऐसे हो जाएगा, तो वहां से एंगल ऑफ डेविएशन ये थीटा दिया रहेगा, तो 360 में से बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो थीटा 60 था तो 60 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, तो 240 डेविएशन होता है। तो यहाँ पे बगल में यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बगल में यहाँ पर लिख लो, जो यहाँ पे डेविएशन होगा इस केस में 240 होगा, इस केस में डेविएशन 180 डिग्री था। बात समझ में आया सर, दीदी लोग, भैया लोग, बात समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का रोटेशन कराते हैं तो दो क्वेश्चन इसमें आता है, एक रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे करते हैं, एक रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर करते हैं। क्या करते हैं, प्लेन मिरर। अब इसको मैं सीधे समझा देता हूँ कैसे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मान लो एक ऐसे मिरर था और ये नॉर्मल ऐसे बना था, क्या बना था, नॉर्मल। अब मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आया, ऐसे चला गया, तो ये एंगल आई बनाया, यहाँ पे एंगल आ रहा है। तो ये जो ये हमारा प्लेन मिरर था ना, जहां पर था, मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट कर दियो, ऊपर की तरफ घुमा दियो। तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से ऐसे क्या कियो, घुमा दियो, ये ऐसे पहले था, अब इसके पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे घुमा दियो, ऐसे सीधे था तो थीटा घुमा दियो, कितना घुमा दियो, थीटा घुमा दियो। जब थीटा घुमाओगे तो अब यही रे जो आएगा वो ऐसे रे आएगा और ये घूम जाएगा। तो जो पहले जो थीटा अगर तुम घुमाए तो ये कितना घूमेगा, ये आर में कितना घूमेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, अगर फॉर ए फिक्स इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे फिक्स रे, इसको नहीं घुमाना है, मतलब रे मान लो ऐसे आ रहा था, मान लो रे ऐसे आ रहा था मेरे हाथ पे ऐसे,
तो ये रे ऐसे आ रहा है, तो पहले ऐसे था तो मैं केवल मिरर को ऐसे घुमाऊंगा, किसको घुमाऊंगा, मिरर को, ये इंसिडेंट रे वही फिक्स रहेगा। तो फॉर ए फिक्स इंसिडेंट रे इफ द मिरर रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय 2 थीटा एंगल। तो ये जो हमारा एंगल बनाता था ना, जैसे मान लो पहले यहाँ आर बनाता था, तो अगर तुम इसको थीटा एंगल घुमा दोगे तो जो आर बनाता था 2r हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम ये पहले जितना था 0, मान लो 30 डिग्री बनाओगे, तो 30 डिग्री तुम घुमाओगे तो ये कितना घूम जाएगा, 60 डिग्री घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया? तो एंगल BOB, दो ध्यान से। अब ये क्या क्या बना है, थोड़ा मुझे अच्छे से बनाना पड़ेगा, इसमें कैसे बना है इधर देखो, ठीक है, अच्छे से देखना तभी समझ में आएगा बाबू भैया लोग। देखो ध्यान से, ये पहले जब ये नॉर्मल था ऐसे, तो उसका इंसिडेंट रे ऐसे था, और ये गया कहाँ से था, ऐसे जा, ठीक है, ये ऐसे था। और जब ये थीटा से तुम मिरर को घुमा दी हो तो इंसिडेंट रे एंगल वही, लेकिन रिफ्लेक्टेड क्या हो गया, यहाँ घूम गया। तो पहले देखो ध्यान से, पहले जब ये x था, x था, तो ये नॉर्मल के साथ x यहाँ पर बन रहा था। ध्यान रखना, x कहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था। जब तुम इसको घुमा दोगे तो अब नॉर्मल इसका यहाँ पर है, नॉर्मल इसका यहाँ पर है। जब तुम थीटा घुमाओगे तो अभी भी तो इतना x रहेगा, अभी भी इतना x रहेगा, और जितना तुम घुमाओगे तो इतना थीटा घूम जाएगा, इतना एंगल थीटा घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, थीटा घूम जाएगा। और जो एंगल बनेगा वो भी इतना क्या बनेगा, x प्लस थीटा बनेगा। तो देखो ये इतना कितना था, x था, और जब तुम थीटा घुमाओ तो नॉर्मल भी थीटा से घूम जाएगा, तो x प्लस थीटा हो गया। इसका मतलब नया इंसिडेंट और नए नॉर्मल के साथ, ये नया वाला नॉर्मल है, तो नए नॉर्मल के साथ x प्लस थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, x प्लस थीटा। तो इस नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा वो क्या बनाएगा, x प्लस थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, x प्लस थीटा बनाएगा। तो देखो जो ये तुम्हारा क्या हो गया, BOB डैश हो गया, तो वो जो BOB डैश आएगा वो थीटा के बदले यहाँ टोटल कितना थीटा घूम गया, यहाँ भी थीटा घूमा, यहाँ भी थीटा घूमा, तो 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय 2 थीटा। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा क्यों हो गया, पहले रिफ्लेक्टेड रे कहाँ था, यहाँ से यहाँ के आने के बाद यहाँ था, ठीक है। तो जब ये घूम गया तो ये टोटल कितना थीटा घूमा, यहाँ से टोटल कितना थीटा घूमेगा, 2 थीटा के बराबर घूम जाएगा, 2 थीटा के बराबर घूम जाएगा, जहां से पहले वो एंगल था। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय 15 डिग्री, तो रिफ्रैक्टेड रे कितना रोटेट हो गया, 30 क्लॉकवाइज घूमेगा। बस ये सीधे याद कर लो कि अगर मिरर को जितना घुमाओगे उसका दुगना रे घूम जाएगा। बस सिंपल सा, कुछ पता हो या ना पता हो। अब रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, तो कह रहा है कि अगर तुम देखो ध्यान से, इसमें देखो कह रहा है ऐसे था, मान लो पहले इंसिडेंट रे ऐसे था, तो इस इंसिडेंट यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या बना है, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, सॉरी ये ऐसे ऊपर की तरफ रे होगा, ठीक है। तो मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आया और इसका ऐसे गया, तो तुम थीटा जब घुमा दोगे तो इधर ये चला जाएगा, इतना मतलब इतना घुमा दोगे तो इधर चला जाए। तो पहले इसका यहाँ जा रहा था, तो जितना इंसिडेंट घुमाओगे उतने से घूम जाएगा। तो इंसिडेंट को जब घुमाओगे तो जितने से इसको घुमाओगे उतने से ये भी घूमेगा, तो बदलेगा नहीं। जब इंसिडेंट रे को घुमाओगे तो सेम रहेगा। फॉर ए फिक्स मिरर, अब यहाँ पे मिरर को फिक्स किए हैं, इसमें किसको फिक्स किए थे, इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स किए थे। इफ द इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय एंगल थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा सॉरी ये जो बना है ना, ये सही बना। देखो जब तुम इसको इधर करोगे तो यहाँ पर जाएगा, लेकिन जब तुम इसको पास करोगे मतलब यहाँ से थीटा कम करोगे तो ये भी तो इधर थीटा कम करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, जब एंगल को देखो, ये इंसिडेंट एंगल को क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, किस वाइज में, क्लॉकवाइज में। तो जो ये घूमता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और इस केस में जब तुम क्लॉकवाइज को इसको घुमाओगे तो ये भी एंगल इधर क्लॉकवाइज घूमता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। अब इसमें क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज को घूमेगा, और दूसरा थीटा से घुमाओगे तो 2 थीटा से घूमेगा। 2 क्वेश्चन बना यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जितने थीटा से घुमाओगे उतने थीटा से घूमेगा। बस ये बात, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय 2 प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर। क्या कह रहा है, इंक्लाइन टू ईच अदर। इसको देखते हैं इसमें क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो ध्यान से,
यहाँ पे मैं वो सब लिखा नहीं हूँ, यहाँ से तुम लिख लो। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे लिख लो पॉइंट, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, थीटा से घुमाओगे थीटा से घूमेगा। ये सब पॉइंट इसमें लिख लो, लिखा है लेकिन यहाँ पे बगल में लिख लो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थीटा बाई थीटा से, छोटे छोटे पॉइंट में। इसमें भी पॉइंट लिख दो, क्लॉकवाइज घुमाओगे क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन थीटा से घुमाओगे टू थीटा से घूमेगा। और यहाँ पे फिक्स कौन है, इंसिडेंट रे, और घूम कौन रहा है, मिरर। 4 क्वेश्चन, तो वो ध्यान से मैं लिख दूं यहाँ पर क्या क्या खासियत है। यहाँ पे फिक्स कौन है, फिक्स है मिरर, ठीक है, सॉरी फिक्स है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे फिक्स है। मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है मिरर। और थीटा से घुमाओगे तो टू थीटा से घूमेगा, और क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आया, इस केस में इतनी बड़ी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें देखो, इसमें फिक्स कौन है, इसमें फिक्स है मिरर, इसमें कौन फिक्स है, मिरर। और मूव कौन करा रहे हो, किसको मूव करा रहे हो, इंसिडेंट रे को घुमा रहे हो। और थीटा से घुमाओगे थीटा से घूमेगा, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन याद रखना, लिख लो ये बगल में अच्छे से साफ साफ हैंड राइटिंग में। अब चलो इसको देखते हैं, ये बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। जैसे हम जब एक मिरर लेते हैं तो हमारा एक चेहरा बनता है। अगर मान लो हम 2, 3, 4 मिरर ले लें, उसको अलग अलग एंगल पे रखेंगे तो कितना उसमें इमेज बनता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड क्या करते हैं, एम फाइंड करते हैं। एम क्या होता है, जैसे जो तुम्हारा मिरर है वो कितने, दोनों मिरर कितने एंगल पे रखे गए हैं, वो दोनों मिरर कितने एंगल पे रखे गए हैं, वो तुम्हारा थीटा है। और हमेशा 360 को उस थीटा से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, उस थीटा से डिवाइड करो। जब तुम थीटा से डिवाइड करोगे तो एम जो आएगा वो हमारा एम है, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या है, एम है, ठीक है। एम हमेशा निकालना पड़ेगा कोई केस। अब ध्यान सुनो, अब जो एम आया इसको थोड़ा सा ना निगाह से देखो। और कौन सी निगाह से देखना है, बहुत अच्छी निगाह से देखना, गलत निगाह से नहीं देखना। नहीं, एम तुम्हें क्या कर देगा, बर्बाद करके रख देगा। क्या करेगा, बर्बाद करके रख देगा। तो अच्छे से देखना, एम क्या है, जो भी तुम्हारा 2 मिरर है, जो भी तुम्हारा 2 मिरर है वो किस एंगल पे रखा, उस एंगल को पकड़ो और 360 डिग्री को लेके आओ, उस एंगल से डिवाइड कर दो। जो भी तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो तुम्हारा एम है, वो तुम्हारा क्या है, एम है। और इस एम की वैल्यू जो आएगी उसको बहुत अच्छी निगाह से देखना, गलत निगाह से देखो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद करेगा, आगे देखो। अगर इफ m इज इवन नंबर, अगर जो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो मान लो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। अगर इवन नंबर आया तो जो, अगर इवन नंबर आया तो इस m में से, अगर इवन नंबर आया तो इस इवन नंबर में से एक और माइनस कर देना, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा वो बता देगा, ठीक है। अब वो चाहे सिमेट्रिकल केस में होगा, एसिमेट्रिकल के केस में होगा, दोनों में कोई भी हो वो समझ। अब एसिमेट्रिकल क्या, सिमेट्रिकल क्या है, अभी आपको बताते हैं। अब पढ़ते हैं, इफ m इज ये इवन नंबर, अगर जब थीटा से डिवाइड किए तो जो यहाँ ओवरऑल जैसे 360 को तुम 6 से डिवाइड कर दोगे तो कट जाएगा, और ये भी कटेगा, 6 आएगा। तो 6 एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 6 में से 1 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ इमेज 5 बनेगा। वो चाहे सिमेट्रिकल केस में रखा हो ऑब्जेक्ट और चाहे एसिमेट्रिकल के केस में रखा हो, कोई मतलब नहीं, लिखा फॉर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। अब देखो, इफ m, अगर मान लो m की वैल्यू ऑड आएगी, यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ से देखो, ठीक है। अगर मान लो m की वैल्यू क्या आ गई, ऑड आ गया है, यहाँ से देखो, अगर m की वैल्यू क्या आ गया, ऑड आ गया, तो अगर m की वैल्यू ऑड आ जाएगा। और फॉर सिमेट्रिकल के केस में, अब देखो सिमेट्रिकल क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये 2 प्लेन मिरर यहाँ पर रखे हैं, मान लो 2 प्लेन मिरर रखे हैं, और इसके भी ये मान लो 60 डिग्री पर है, तो इसके बीचों बीच, एकदम बीचों बीच ऑब्जेक्ट रखा हो, मतलब 30 डिग्री इधर पे 30 डिग्री इधर पे, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक पोजीशन। और मान लो ये 60 डिग्री पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, तो देखो इन दोनों का एंगल यहाँ से कम बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, आगे, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक पोजीशन। तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक पोजीशन कब लगाते हैं, जब m की वैल्यू ऑड आएगी, ठीक है, ऑड आएगी। अगर ये m की वैल्यू इवन आया तो ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं देखते हैं, सीधे जो m की वैल्यू अगर इवन आए तो उसमें से एक माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर m की वैल्यू ऑड आई, क्या आई, ऑड आई, तो ध्यान से देखो, अगर m की वैल्यू ऑड आई, जैसे तुम 360 को डिवाइड कर दे हो, किससे डिवाइड कर दोगे, मान लो किससे डिवाइड करोगे यार, हाँ 40 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड, 40 से, तो डिवाइड होगा तो 4 9 36 9 आ गया, तो ऑड आ गया। अब ये m की वैल्यू कितना आ गया, 9, तो इसको अच्छे निगाह से देखो, 9 आया, तो 9 क्या है, ऑड है। अब ये ऑड है तो ऑड, 9 ऑड हो गया ना, तो ऑड के केस में 2 क्वेश्चन होता है। अगर ये 9 ऑड हो गया
ऑड हो गया तो पहले ये देखो जो 9 ऑड है, तो ऑड है तो क्या सिमेट्रिक पोजीशन पे है। अगर मान लो ये 40 डिग्री होता है, यहाँ पर कितने डिग्री का होगा था, अब ध्यान से देखो इसको मैं बता रहा हूँ कंप्लीट। मान लो यहाँ पर ये 40 डिग्री होता, कितना बना, ये 40 डिग्री होता और ये सिमेट्री पोजीशन पे होता, तो ये एंगल 40 हो गया, तो 360 को जब 40 से तुम डिवाइड करते तो कितना आता, 9 आता। और मान लो सिमेट्री पर होता तो ये 9 तो ऑड आया दूसरा, और कहाँ रखा, सिमेट्री पोजीशन पे रखा। अगर सिमेट्री पोजीशन पे रखा तो उन 9 में से फिर एक माइनस कर दो तो कितना आएगा इमेज, 8 बनेगा। और अगर मान लो यही 40 डिग्री पे थीटा पर रखा होता, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता, कहाँ पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता, तो अगर वो ऑब्जेक्ट एसिमेट्री पोजीशन पर रखा होता, एसिमेट्री पोजीशन, जितना 9 आया वही हमारा इमेज बन जाता। समझ में आया कि नहीं। तो इसके केस में देखेंगे अगर m ऑड आया तो ठीक है, यहाँ तक एक बार चेकिंग लगाएंगे, फिर चेकिंग लगाएंगे जो ऑड वैल्यू आई वो देखो सिमेट्रिक पोजीशन पे था, यहाँ पर अगर सिमेट्रिक में है तो एक जितना वैल्यू आएगा उसमें से एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर एसिमेट्रिक पोजीशन में यहाँ पर रखा होगा एसिमेट्रिक पोजीशन, तो जितना आया उतना ही रह जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो इफ m इज ए फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मान लो तुम डिवाइड करो, जैसे तुम 360 को 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या है, 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 से 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 7 पॉइंट कितना आएगा, 5 से 35 और 5 दूना 7.2 आएगा। अब मान लो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, किसमें आ गया, फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो इफ m इज फ्रैक्शन द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस है, सिमेट्रिकल कैलकुलेट है, देन नंबर ऑफ इमेज n इज नियरेस्ट टू इवन इंटीजर। तो बताओ ये इवन इंटीजर किसके पास जाएगा, इवन होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो इसके बाद 6 है और इसके बाद इधर 7 है, ये नहीं पूछ रहा किसके पास जाएगा, तो और 7 के बाद 8 आएगा, तो देखो इसके पास जल्दी पड़ा इंटीजर ना इवन इंटीजर, और पहले 7.2 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो बताओ अभी 7 ये 7 नहीं हुआ, 7.2 से 8 तक जाने के लिए तुम्हें 0.2 ऐड करना पड़ेगा, और 6 पर आने के लिए तुम्हें 0.2 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस पोजीशन से यहाँ पर ये 6 पास में है, तो जिससे पास में पड़ेगा इंटीजर में उसके पास ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मान लो ये आंसर आ गया, मान लो जब तुम डिवाइड किए तो 6.2 आ गया, क्या आ गया, 6.2 आ गया। अब 6.2 के बाद 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, और इधर जब तुम मूव करोगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। अब ये 6 किसके पास जाएगा, इंटीजर के पास जाना, 8 के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, तो 8 के पास जाएगा तो सबसे पहले 0.1 प्लस 8 ऐड करेंगे, और जब 6 के पास आएगा तो 1 प्लस 0.2 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब इसके ये पास आ गया, तो 4 होगा इसका ऑप्शन। तो अगर मान लो कहीं फ्रैक्शन में 2.4 आया और 2.4 आने का सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तब उसका इमेज कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब इस वीडियो को बार बार देखो, फ्रैक्शन में आए और दूसरा कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल पे हो, तब नंबर ऑफ इमेज नियरेस्ट इवन इंटीजर का होगा। और ऑड हो जैसे 9 आया तो 9 के बाद देखो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल हुआ तो 9 में से एक का माइनस हो जाएगा। अगर ऑड आया तो अगर एसिमेट्रिकल का होगा जितना आएगा उतना ही रहेगा। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज कैसे बनता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ सब क्वेश्चन दिया है, देखो। अब देखो अगर थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो फॉर्मूला लगाओ, 360 को अगर तुम 90 डिग्री से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और जैसे ही 4 आया, इवन में सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में है तो 4 में से एक माइनस कर दो तो 3 बनेगा। अगर थीटा 0 है तो यहाँ नीचे 0 रखोगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। और थीटा 0 का मतलब दोनों मिरर पैरेलल है तभी तो 0 होगा। तो जब आप बार्बर की दुकान में जाते हो, एक मिरर आपके जस्ट पीछे लगा होता है, एक आगे लगा होता है, तो उसमें देखो कि एक बारी में इसमें ऐसे अंदर टू अंदर बनता रहता है, इनफाइनाइट इमेज बन जाता है। बस थोड़ा थोड़ा उसका जो इंटेंसिटी है कम होता है, धुंधला दिखाई दे, लेकिन बहुत सारा इमेज बन जाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। बस ध्यान से देखते जाओ, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। देखो ये इनफाइनाइट बन रहा है इमेज, जब भी देखो एक मिरर ये पैरेलल में है इसके, और एक मिरर ये पैरेलल में है, यहाँ पर एक इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक है। अब देखो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अब देखो मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू हिज और हर आवर कंप्लीट फुल लाइट
जो इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। अगर बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मिरर रखा जाए और उसके कुछ डिस्टेंस पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर देखो ये डांस कर रहा है, आदमी खड़ा है, तो मिरर कितने हाइट का होना चाहिए कि ये आदमी अपना उसमें फुल इमेज देख ले। तो आदमी जितने हाइट का है, मान लो 10 मीटर का है, तो जो मिरर होना चाहिए वो 5 मीटर का होना चाहिए। अगर 5 मीटर का मिरर है तो आदमी अपना फुल इमेज उसमें देख सकता है। क्या देख सकता है? फुल इमेज। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? देखो, द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हिज आवर कंप्लीट फुल हाइट, ठीक है, फुल इमेज इज द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। जितना पर्सन की हाइट रहेगी, मान लो h है, तो इमेज कितना होना चाहिए, अरे मिरर का हाइट कितना होना चाहिए कि उस मिरर में अपना फुल हाइट देख सके। h/2 होता है। कितना होता है? h/2। ये इसका प्रूफ भी है, लेकिन सीधे याद कर लो। If an object move with u speed toward the fixed mirror, मान लो एक फिक्स मिरर है, इसके ऑब्जेक्ट को u स्पीड से मूव कर रहा है, तो तुम्हें इमेज किस स्पीड से दिखाई देगा? 2u से दिखाई देगा। बस 2u से दिखाई देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी याद रखना। तो दी स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड की बात किया, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड 2u, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहता है? अपोजिट रहता है। सिमिलरली इफ द मिरर मूव द विथ If the mirror move with speed u toward the away from fixed object, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी दो केस था, दो केस क्या था, मान लो यहाँ पर मिरर है, क्या है? मिरर है, और इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है u स्पीड से, तो इमेज कैसा दिखाई देगा तुम्हें? 2u से मूव करेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये 24 नहीं लिखा है, 2u लिखेगा। अब मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर यहाँ पर फिक्स था, अब मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिक्स हो, क्या फिक्स हो? ऑब्जेक्ट, और ये मिरर यहाँ पर मूव कर रहा है u स्पीड से, तो जो इसमें इमेज दिखाई देगा वो भी कितने स्पीड से दिखाएगा? 2u के अपोजिट। तो यहाँ पर सिमिलरली इफ द मिरर मूव विथ स्पीड u टुवर्ड द अवे, या इससे दूर जाए, इसकी तरफ आए या इससे दूर जाए, कहीं भी, द इमेज अपीयर टू मूव टुवर्ड्स अवे, जैसे अगर उसकी तरफ आएगा तो उसकी तरफ दिखाई देगा, दूर जाएगा तो दूर, अवे फ्रॉम द स्पीड विथ टू, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। इफ द मिरर मूव अवे या टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस d रखा है, देन इमेज मूव r टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बाय d, और क्या? अभी बताओ, अगर दुगना जाएगा तो दुगना ही तो मूव करेगा। अगर ये u से गया, ये 2u से आ रहा, तो डिस्टेंस d था तो 2d कंप्लीट करेगा। अगर u के केस में d कंप्लीट कर रहा है, तो 2u के केस में क्या कंप्लीट कर रहा है? d, 2d डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। समझ में आया कि नहीं दीदी लोग, भैया लोग? तो ये इजी है, लेकिन इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आया? अब यहाँ से देखो, द डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, ये छोड़ दो, ये शायद ना पूछे, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जब दो प्लेन मिरर होते हैं, इसी के केस में, इसी के केस में, जब दो प्लेन मिरर होते हैं, ध्यान से देखो, इसी के केस में दोनों प्लेन मिरर हैं, दोनों प्लेन मिरर हैं, तो बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट, जैसे एक इमेज ये बना और एक इमेज यहाँ पर आ, तो इन इमेज के बीच में जो दूरी है ये कैसे निकलता है? जो दूरी है, ठीक है, तो बताओ कितना इमेज बना? 1 2 3 4 इमेज, 4 इमेज के बीच का दूरी पूछ रहा है, तो 4 इमेज का दूरी पूछ रहा है। समझ में? तो यहाँ से देखो, इसी का ये फार्मूला क्या करा है? डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, चौथे इमेज या पांचवें इमेज, टू पैरेलल प्लेन मिरर आइदर साइड, किसी भी साइड में, 2na होता है, 2na होता है। अब 2 क्या है? 2 तो 2 है, n क्या है? a क्या है? n बताता है कि कौन से इमेज के बीच में, मतलब पहले और पहले के बीच में जब पूछेगा ना, पहले और पहले के बीच में, तो 2 इंटू पहला रखेंगे, और a क्या है? a जो है इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस, की वो दोनों मिरर कितने दूरी के डिस्टेंस पे रखेंगे। तो मान लो पहले के, मान लो 2 मीटर की दूरी, तो 2 करोगे तो 4 मीटर डिस्टेंस आएगा। मान लो 6 और 6 का पूछ लिया, तो 2 रखोगे और 6 रखोगे, और मिरर के बीच का डिस्टेंस अगर 2 था, तो 2 6 12 दूना 24 मीटर आएगा। समझ में आया कि नहीं? आसान था, बता दिए। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लो तुम सब यहाँ पर, ठीक है, जो ये मिरर है, मिरर ध्यान से देखो, मिरर अगर ये ऐसे मिरर है, तो अगर मान लो मिरर भी मूव करे, चाहे इधर मूव करे, चाहे मिरर और ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उस केस में जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखा है, इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, ये होता है। यहीं पर लिखो, यहीं पर ध्यान से कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे करके लिखो, ऐसे करो, लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है,
इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर करेंगे, बस यहाँ पे साइन माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इधर जाता है तो उसके अपोजिट जाता है, जो अपोजिट लगाएगा तो साइन इंडिकेट करेगा। और जब इसको खोलोगे तुम तो ऐसे आता है, जब ये जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, ये इसको पढ़ो कैसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एम से मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बोलते हैं। इसको ओपन करोगे तो ऐसे लिखा जाता है, बी ओ माइनस बी एम और इक्वल टू माइनस और बी आई और माइनस क्या हो जाता है, बी एम हो जाता है, बस इतना। जब इसको दोनों को अलग अलग करोगे तो बीच में माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी इसकी वैल्यू रखेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। क्या रखेंगे, साइन के साथ, साइन के साथ रखेंगे। साइन के साथ का क्या मतलब अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब यही सब समझो, जैसे मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये मिरर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इधर, तो अगर इसके डायरेक्शन को पॉजिटिवली हो तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो गया मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर की जब वैल्यू रखोगे तो -2 रखोगे, क्योंकि और जब ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे, और जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे तो +10 रखोगे, और जब वेलोसिटी ऑफ क्या रखोगे मिरर रखोगे तो -2 रखोगे। अगर मान लो ये मिरर इधर जाता है, इधर जाता, तो जब इसकी वेलोसिटी मान लो इधर b = 2 मीटर पर सेकंड जाता तब प्लस लेते। अगर समझ में आया तो साइन के साथ, अगर वो किसी के अपोजिट गया, मतलब अगर इसको इधर पॉजिटिव माने तो जितना साइन इधर जाएगा उसके साइन को निगेटिव लेके वैल्यू वहां पे रखोगे। समझ में आया कि नहीं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये पूरा फार्मूला है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ कैसे, कुछ नहीं है, सिंपल सा यार, बस इतना लिख लो, बीओ लिखो और बस एम लगा दो, बस ऐसे कर दो। फिर लिखो ऑब्जेक्ट का हो गया तो बी आई इमेज का लिख दो, फिर एम लगा दो, बस यहाँ माइनस आएगी लिखना। और जब इन दोनों को अलग अलग करोगे, अलग अलग तो बीच में माइनस लगा देना, बी ओ माइनस बी एम, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा तो ब्रैकेट में बी आई माइनस बी एम। ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट दम हो तो पूरा एकदम कंप्लीट हमेशा समझ के रखना, ठीक है। जो मैं बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। पूरा एकदम अच्छे से आना चाहिए, पूरा कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। आओ अब कुछ अलग तुम्हें सिखाते हैं जो अभी तक सीखे नहीं रहोगे, ध्यान से यहाँ से सीखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट, जो तुम ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट में यहाँ से देखो, ऑब्जेक्ट कैसे पता कि कहाँ ऑब्जेक्ट पड़ेगा, जहां पर इंसिडेंट रे कटती है या कटती हुई, तुम्हें देखो कटती है मतलब साक्षात तुम्हें दर्शन होगा, साक्षात दर्शन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट। या जहां कटती हुई दिखाई देती है, मतलब तुम्हें दिखाई देंगी, मतलब ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, जहां पर इंसिडेंट रे कटती मतलब साक्षात दिखाई देंगी तो यहाँ पर बनेगा रियल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट। और जो वहां पर जहां तुम्हें कटती हुई दिखाई देंगी वहां पर बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल और रियल दोनों हो सकता है। कैसे होता है ये हम बताएंगे, क्योंकि हम तुम पैसा पे की हो, वहां ऑब्जेक्ट बनता है। अब देखो ध्यान से, इमेज कहाँ बनता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कटती है, देखो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कटती है मतलब एकदम तुम्हें जब दिखाई देगा तो वहां बनेगा रियल इमेज। क्या बनेगा, रियल इमेज। और जहां कटती हुई दिखाई देगी मतलब तुम्हें प्रतीत होगा, वहां क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, वहां इमेज बनता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे, अब देखो रियल ऑब्जेक्ट, देखो रियल क्या होता है, रियल, क्योंकि रियल दो तरह का हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और रियल इमेज भी हो सकता है। तो रियल कब बनता है, रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड ऑब्जेक्ट या इमेज बने तो रियल होगा। देखो ध्यान से, अगर ना इधर ध्यान से देखो, अगर ये है तो इसके अपोजिट साइड अगर बन रहा है, यहाँ पे अपोजिट साइड लिख लो तो रियल होगा। और अगर जहां पर वर्चुअल क्या होता है, पॉलिश सरफेस की साइड बने, मतलब अच्छा सुनो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड बनेगा तो रियल होगा। अगर इधर पॉलिश हुआ है, इधर पॉलिश हुआ है तो इधर पॉलिश की साइड बनेगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से यहाँ पर देखो, ठीक है। अब देखो अगर इसके इधर पॉलिश है तो पॉलिश की साइड अगर बना तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब अगर जब मान लो पॉलिश के साइड वर्चुअल होगा और इस पॉलिश के साइड ऑब्जेक्ट बना तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, अब पॉलिश के साइड इमेज बना तो वर्चुअल इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। अब कैसे होता है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ये बनाया हूँ, ध्यान से देखो,
तो यहाँ पर देखो ये क्या था, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, यहाँ से देखो इंसिडेंट रे आ रही थी, ये ऐसे आई और फिर ये इंसिडेंट रे इधर गया, गया ना इधर। तो बताओ यहाँ पर इंसिडेंट रे कट हुई, और जहां पर इंसिडेंट रे कटती है, कटती हुई दिखाई देती है, तो उधर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर है तो क्या हो गया, रियल हो गया। क्या हो गया, रियल हो गया। समझ में आया कि नहीं, क्या हो गया, रियल हो गया। ध्यान से समझो कैसे रियल हो गया। अब ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, जहां पर इंसिडेंट रे कटती हैं वो ऑब्जेक्ट बनता है, और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट बना तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो ये इंसिडेंट रे आई, और जब तुम यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करोगे, जितने एंगल से आएंगे उतने एंगल से भेजोगे, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। और फिर ये इंसिडेंट रे से आया तो इसका ये इधर रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो ये दोनों रे अब आपस में कहीं आगे जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो तुम्हें ऐसे पीछे में मिलाना पड़ेगा, ऐसे पीछे पीछे। तो देखो जहां कटती हुई दिखाई देंगी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, वहां क्या बनता है, इमेज बनता। तो यहाँ पे पीछे कटेंगी, जब आगे इधर नहीं मिलेंगी, ध्यान से देखो, जब इधर ये इंसिडेंट रे आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे मिलेंगी, तो पीछे जहां मिलेंगी, और कौन सी ये मिल रही, ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती हुई दिखाई देंगी वो होता है इमेज। अभी वर्चुअल क्यों हुआ, वर्चुअल इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिश के साइड बना है, क्या बना, पॉलिश के साइड, इसीलिए वर्चुअल हो गया। अब आओ तुम्हें यहाँ पर दिखाते हैं एक बढ़िया चीज। तो यहाँ समझो इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आया और यहाँ पर इंसिडेंट रे आया। बताओ अभी इंसिडेंट रे पीछे कहीं मिलेंगी नहीं, तो जब इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे तो मिलेंगी यहाँ पर। मतलब देखो यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ाए हो, देखो यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ाए हो, यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ाओ, तो बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला, तो जहां पर इंसिडेंट रे मिलता है वहां क्या बनता, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट पॉलिश के साइड बना है, कहाँ बना है, पॉलिश के साइड बना, तो जब पॉलिश के साइड बना तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, इस इंसिडेंट का एंगल रिफ्लेक्ट होके इधर गया, इस इंसिडेंट का जो इस इंसिडेंट रे का सॉरी इस इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टर रे है इधर गया, और इस इंसिडेंट का जो रिफ्लेक्टर रे गया इधर गया। अब बताओ यहाँ पर ये दोनों रे कौन सी कट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर रे, और रिफ्लेक्टर रे जहाँ कट करती है वहां क्या बनता है, इमेज बना, यहाँ इमेज बना, और ये इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड बना तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। क्या हो जाएगा, रियल इमेज। अब मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों को रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, इमेज किसकी वजह से बनता है, तो इमेज इंसिडेंट रे की वजह से बनता है, सॉरी ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की वजह से बनता है, इमेज रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनता है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे रियल था, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्चुअल था। इमेज क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, जैसे यहाँ पर रियल था, इमेज वर्चुअल हो सकता है, जैसे यहाँ पर वर्चुअल था। ठीक है, इमेज कैसे पता चलता है, रिफ्लेक्टर रे कैसे, वर्चुअल कैसे पता चलता है, पॉलिश की साइड के होने से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिला इमेज का बनना, इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें इमेज तभी दिखाई देगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें इमेज तभी दिखाई देगी जब हम फील्ड ऑफ विजन में होंगे। दूसरा अप्लाई करते हैं। अब देखो ध्यान से, तुम्हें जब भी कोई इमेज बनाना है, ध्यान सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा भी तुम्हारा ना रे ऑप्टिक्स खत्म कर देगा, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये तुम्हारा पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म कर देगा, पूरा तो पूरा ढंग से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो अप्लाई दिस रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पर इंसिडेंट रे आया, तो इंसिडेंट रे को लाओगे और फिर उस इंसिडेंट पॉइंट पर सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे, मतलब पहला काम इंसिडेंट आएगा, दूसरा काम नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और फिर रिफ्लेक्शन लॉ लगा के मतलब जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे यहाँ पर भेजोगे, तो तीसरा काम ये होगा। पहले इंसिडेंट रे को लेके आओगे, फिर उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है, अगर मान लो मिरर ऐसे है और ऐसे आया तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, सीधा होगा तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो पहले इंसिडेंट रे लाओगे और फिर सेंटर खोजोगे। सेंटर मतलब वो पॉइंट जहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा आसान है ना, तो आसान नहीं है। फिर इंसिडेंट पॉइंट से सेंटर पर क्या डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे। मतलब जब ऐसे ही इंसिडेंट आया था इंसिडेंट रे, तो इस इंसिडेंट जब सेंटर खोज लोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर करोगे, फिर रिफ्लेक्टेड को क्या करोगे, पास कराओगे। तो इंसिडेंट रे लाओ, सेंटर खोजो और इंसिडेंट पॉइंट से सेंटर पर परपेंडिकुलर डालो। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के अकॉर्डिंग रे को रिफ्लेक्ट कराओ। ठीक
ठीक है। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आया। प्लेन मिरर में क्या समझ में आएगा कि नॉर्मल हो गया। अब प्लेन मिरर में ऐसे एंगल आया, तो देखो एंगल आया, तो दूसरा पहले ये इंसिडेंट रे आया, सॉरी एंगल नहीं आया, मैं बार बार एंगल बोल देता हूँ, तुम समझो। और ये नॉर्मल हम ड्रा कर दिए, ये नॉर्मल ड्रा किए। अब जितने एंगल पे आया था तो पहले नॉर्मल ड्रा किए, फिर रिफ्लेक्ट कराए, तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें बताओ, मान लो ये ऐसे है, ये हमारा इधर पॉलिश है, ठीक है। तो मान लो अब तुम कैसे पास कराते हो, तुम्हें बस रटे हो ना पैरेलल लाइन। तो मान लो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट रे आया, यहाँ पर इंसिडेंट रे आया। अब बताओ हमारा दूसरा क्या काम है, सबसे पहले हम सेंटर खोजेंगे। तो मान लो ये फोकस है, ये हमारा सेंटर है, तो हम क्या बताएं, सबसे पहले इंसिडेंट रे आएगा। तो हमारा देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे आया, और इस इंसिडेंट इस पॉइंट से क्या करेंगे, उस सेंटर पर पहले ऐसे ड्रॉ लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। और प्लेन मिरर में एकदम ऐसे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन सर्कुलर मिरर में उस इंसिडेंट पॉइंट से सेंटर पर परपेंडिकुलर होता है। अभी हमारा इंसिडेंट रे ऐसे है, तब जब यहाँ से ऐसे पास कराते तब यही वहां से जाता है, एंगल आई इक्वल टू जितना आएगा एंगल आएगा तो फोकस से जाता है। तुम लोग सीधे रट लेते हो, ये पैरेलल आएगा तो इसे फोकस से जाएगा। क्यों जाएगा, हाँ भाई क्यों जाएगा, रीजन तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे आएगा, फिर तुम नॉर्मल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगा के क्या करोगे, रिफ्लेक्ट कराओगे। ये पूरा याद होना चाहिए सीक्वेंस में। तो इंसिडेंट रे आया, इस पॉइंट से सबसे पहले सेंटर पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इस एंगल से जितने एंगल से आया था उतने एंगल से पास कराएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, समरी क्या हुआ हमारा, इंसिडेंट रे लाओगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे सेंटर पे, रिफ्लेक्टेड रे को एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के अकॉर्डिंग पास करोगे। समझ में आया कि नहीं। तो चलो ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मैं उम्मीद रखूंगा मैं जितना पढ़ा दिया उतना तुम लोगों को समझ में आएगा और आ गया होगा भी, ठीक है। और ध्यान से अभी देखना, बोरिंग मत फील करना कि ये चलो ये हमें सब आता है, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। देखते जाओ, क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। Okay, thank you so much.